Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu analysis for 26th of May 2025. आई होप आप लोग का कल यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर अच्छा गया होगा और आपने जो कुछ भी पढ़ा था वो सारा आपने मतलब वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया होगा एग्जामिनेशन पेपर में। मैंने पहले भी कहा था बहुत ज़्यादा फैंसी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ 90 से 95% की एफिशिएंसी के साथ अगर आप 60-65 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो प्रीलिम्स आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। मैं आपको 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 60, 65, 70 क्वेश्चन है ना, दैट इज़ ऑल इट टेक्स। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा। वैसे अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यूपीएससी 2026 में भी होगा, उसकी तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिए। इस साल मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहता हूँ फॉर नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने बहुत मिस किया है, मुझे पता है वो चीज़, बट फॉर द नेक्स्ट ईयर आई डोंट वांट टू मिस एनी सिंगल डे, ठीक है ना। आप लोग का सपोर्ट चाहिए रहेगा थोड़ा मोटिवेशन बनाए रखने में, बट प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ दीज कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी। इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। ऑप्शन आर ए रोमानिया, बी पोलैंड, सी सर्बिया एंड डी ग्रीस। सेकंड, इसमें इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए रोमानिया, है ना, बाकी नहीं करती हैं। दूसरा सवाल है, विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शंस आर ए सऊदी अरेबिया, बी ओमान, सी म्यांमार एंड डी नाइजीरिया। थोड़ा सोचिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। द आंसर इज डी नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज इज क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इनमें से कितनी कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से क्रॉस होती हैं, जिससे क्रॉस होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मैप देखिएगा, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, चिली, इंडिया, 4 कंट्रीज के नाम लिखे हैं। एक तो आपको पता ही है जिससे नहीं गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। बाकी आपको बताना है कि बाकी 3 में से कितनी कंट्रीज है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरता है। तो ऑप्शन आर 1, 2, 3, 4, ठीक है। मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो पहली जो न्यूज़ है वो कल के यूपीएससी पेपर की ही है कि वो थोड़ा सा एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन पूछा था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, जिसका आंसर था पेरियार ईवी रामास्वामी। तो यहाँ पे बात इशू ये चल रही है कि उनका ये कहना है कि भैया ईवी रामास्वामी के आके जो उनका कास्ट प्रीफिक्स सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कास्ट सफिक्स है वो नहीं लगाना चाहिए था। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, कास्ट के अगेंस्ट ही वो लड़ रहे थे। और 1929 में उन्होंने चिंगालापेट्टू कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि ही इज़ रिनाउंसिंग हिज कास्ट। तो जब ये किया गया तो फिर वो कास्ट सफिक्स क्यों ऐड किया गया, ठीक है ना। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट मैंने कई बार पढ़ाया भी है कि स्टार्ट किसने किया था, पेरियार वी रामास्वामी जी ने। अब लेकिन इस ऐसे मुद्दों को पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि किताबों में भी कास्ट सफिक्स तो आज भी लगा हुआ आता है, ऐसा तो नहीं किताबों ने बंद कर दिया हो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। सीडीएस कंडक्ट्स रिव्यू एट आर्मीज नदर्न वेस्टर्न कमांड। सीडीएस का बस नाम एक बार और याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल अनिल चौहान जी, याद रखिएगा, जनरल अनिल चौहान, ही इज़ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। थोड़ा ऐसे फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि प्रेजेंट में कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आईएसएस ट्रिप्स ड्रॉज क्लोजर, शुभांशु शुक्ला इंटर्स क्वारंटीन। तो अब आईएसएस यानी कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात चल रही है, जहाँ पे एक्सियोम 4 मिशन के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। याद रखिएगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन के लिए भी सेलेक्ट हुए हैं, एक्सियोम 4 में भी जा रहे हैं और गगनयान में भी जाएंगे, ठीक है ना। तो ये नासा और इसरो का मिशन है एक्सियोम 4, याद रखिएगा। एक्सियोम 4 नासा प्लस इसरो दोनों ने की मिलकर कर रहे हैं, और ये कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा में है वहाँ से टेक ऑफ करेगा फैल्कन एक्स, जो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है ना। फैल्कन 9 जो है स्पेस एक्स का, उसके थ्रू ये जाएंगे AX4 यानी कि एक्सियोम 4 मिशन के लिए, जो माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट। कल क्वेश्चन भी आया था इसके पहले, अगर आपको याद हो 4-5 दिन पहले के ही एनालिसिस में हमने बात की थी कि माइक्रो ग्रेविटी जो है उसके लिए ये एक्सियोम 4 मिशन है ना। और बाकी भी थे, तो उसमें ऑप्शन का आंसर सारे थे, लेकिन ये भी मिशन आया था उसमें, ठीक है ना।
याद रखिएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, याद रखिएगा, ही इज गोइंग इन द गगनयान ऑल्सो। तो याद रखिएगा, ही विल बिकम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस आफ्टर 40 ईयर्स। मतलब कि आई थिंक राकेश शर्मा जी के बाद ही इज द फर्स्ट इंडियन इन द स्पेस आफ्टर 40 ईयर्स, ठीक है ना। तो दैट इज समथिंग इनक्रेडिबल फीट है ना, याद रखिएगा। मेघालयाज न्यू केव ड्वेलिंग फिश अडेप्ट टू स्ट्रीम ओवरग्राउंड, ठीक है ना। स्टडी का ये कहना है कि अब एक नई फिश मिली है, इस फिश का नाम देख लेते पहले। इसका नाम है आपका शिस्तूरा डेंसिक्लावा, ठीक है ना। तो शिस्तूरा डेंसिक्लावा, इट्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ ट्रोग्लोफाइल लोच। ट्रोग्लोफाइल क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा एनिमल जो केव ड्वेलिंग हो, ठीक है। एसेंशियली केव ड्वेलिंग एनिमल इज नोन एज ट्रोग्लोफाइल। तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि ट्रोग्लोफाइल क्या होता है। तो ट्रोग्लोफाइल एनिमल बेसिकली केव ड्वेलिंग एनिमल्स होते हैं एंड दे कैन रिप्रोड्यूस इन एपीजियन मतलब कि एबव ग्राउंड, मतलब ओवर ग्राउंड ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं ट्रोग्लोफाइल्स, ठीक है ना। तो सिस्टूरा डेंसिक्लावा जो है, इट्स अ न्यू स्पीशीज ऑफ ट्रोग्लोफाइल लोच एंड ये ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में इसको ढूंढा गया है, मिली है, ठीक है ना। अब ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बेसिकली इट कैन अडेप्ट टू द स्ट्रीम्स ओवरग्राउंड, मतलब ये अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड दोनों में ही अडेप्ट कर लेती है। हालांकि अंडरग्राउंड तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसको ज़्यादा प्यार रहेगा, लेकिन इट कैन सर्वाइव इन द ओवरग्राउंड स्ट्रीम्स एज वेल, वहाँ पे भी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। तो दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है ना। सिस्टूरा डेंसिक्लावा। द मैथ ऑफ हाउ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथेंड विदाउट गेनिंग लैंड। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है क्योंकि आपके एनसीईआरटी चेंज हो जाएंगी इससे और आपके बहुत सारे फैक्ट चेंज होंगे। देखो आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, इनफैक्ट 1-2 साल पहले तक जो जब तक मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन दे रहा था तो मैं भी ये याद करता था कि इंडिया की कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो 7516.6 यानी कि 7516.6 किलोमीटर्स है। बट नाउ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिसंबर 2024 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो उनकी इंडिया की कोस्ट लाइन है दैट इज 11,098.8 किलोमीटर ना हो। तो अगर आप सोचें दिमाग में कि यार 7516 से 11,098 कैसे पहुंच गए, 11,098.8 किलोमीटर कैसे पहुंच गए, तो उसके बारे में यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि इसको बोलते हैं इट इज़ नोन एज द प्रॉब्लम इज कॉल्ड कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। कोस्ट लाइन पैराडॉक्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें दिक्कत क्या थी कि 1970s में जो 7516.6 वाला आंकड़ा है वो 1970s का आंकड़ा है और उस समय जो कोस्ट लाइन थी वो 1:4 यानी कि 5 लाख रेजोल्यूशन पे निकाली गई थी, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर द फीचर्स लाइक एस्चुरीज, टाइडल क्रीक, सैंड बार्स, कोस्टल रिजेस, ये सब उसमें कैप्चर नहीं हो पाते। प्लस उस समय अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के बहुत सारे आइलैंड जो थे वो मैप नहीं हुए थे प्रॉपरली, इस कारण से जो हमारी कोस्ट लाइन थी वो थोड़ा कम आ रही थी, ठीक है ना। बट नाउ दिस टाइम द रेशियो हैज़ बीन 1:250,000, पहले 1:, सॉरी इट वाज नॉट 5 लाख रेजोल्यूशन, 1:45 लाख रेजोल्यूशन था उस समय और हमने लिया 1:250,000 रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे हम और ज़्यादा फाइनर स्केल पे गए हैं जहाँ पे जो डेटा हमारा है बहुत ज़्यादा फाइनर डेटा है एंड इस समय अंडमान एंड लक्षद्वीप भी प्रॉपरली मैप्ड हैं। तो देयर फोर द कोस्ट लाइन इज 11,098 किलोमीटर 0.8 किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखिएगा। मोसूरा फेंटोनी, अब एक स्पीशीज न्यूज़ में थी मोसूरा फेंटोनी। तो साइंटिस्ट हैव अनकवर्ड स्ट्रेंज न्यू कैम्ब्रियन सी क्रिएचर, कैम्ब्रियन टाइम की सी क्रिएचर है जिसका नाम है मोसूरा फेंटोनी। तो ये आप याद रखिएगा, अगर आपको कोई पूछे कि भाई मोसूरा फेंटोनी क्या है तो इट्स स्पीशीज एंड मोसूरा फेंटोनी एंड ये कैम्ब्रियन एरा की फिश थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। कैम्ब्रियन एरा का सी क्रिएचर था, ठीक है, एंड याद रखिएगा दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वह है टाइम फॉर अ न्यू इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉम्पैक्ट। अब ये आर्टिकल एक्चुअली 25 मई को अफ्रीका डे होता है विच इज़ द फाउंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। 1963 में 25 मई को फॉर्मेशन हुआ था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का एंड इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टिनेंट्स जर्नी टुवर्ड्स यूनिटी, इंडिपेंडेंस एंड डेवलपमेंट।
तो यहाँ पे ऑथर ने बात की कि अफ्रीका का जो बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है वो है 2020 टू 2030 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी, और भारत जो है अपनी इनकी अफ्रीका की इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी में काफ़ी मदद कर सकता है। तो ऑथर ने सबसे पहले तो इंडिया का बात किया कि इंडिया जो अभी तक हिस्टोरिकली करता रहता था, तो स्टेट लेड फाइनेंसिंग मतलब पैसे देता था, स्टेट लेड कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे कि ट्रेनिंग दे दी, टेक्निकल ट्रेनिंग दे दी, ये सारी चीज़ें करती थी, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट से हमने लोन दे दिया कुछ, ये सारी चीज़ें करते थे। अब जो है बेसिकली जो जो मेनली शिफ्ट है वो दैट इज़ टुवर्ड्स इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन पार्टनरशिप, इंक्लूसिव एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की कि भाई अगर आप अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करें, है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो इंडिया में आधार की डिजिटल लिंकिंग हुई है पूरी पॉपुलेशन के साथ, मतलब सोशल को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया है, आधार को, यूपीआई पेमेंट को, आपने इकॉनमी को जोड़ दिया टेक्नोलॉजी के साथ, कोविन जो वैक्सीन ट्रैकिंग है आपने अगेन हेल्थ को जोड़ दिया, एंड दीक्षा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है। तो ये 4 नाम याद रखिएगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। सिर्फ यही 4 नहीं है, लेकिन ये 4 भी हैं इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आधार डिजिटल आईडी आपने क्रिएट कर दी, यूपीआई से आपने पेमेंट्स बना लिए, कोविन से आपने वैक्सीन ट्रैकिंग कर लिया, दीक्षा से आपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दे दिया, ठीक है ना। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप काफ़ी बढ़ती भी जा रही है। 2021 में टोगो के साथ एमओयू किया आईआईटी बॉम्बे ने फॉर नेशनल डिजिटल आईडी सिस्टम। जाम्बिया के साथ स्मार्ट जाम्बिया इनिशिएटिव स्टार्ट किया। नामीबिया के साथ पैक्ट किया एनपीसीआई ने कि यूपीआई लाइक पेमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे। घाना के साथ आपने कहा कि ठीक है हम यूपी के साथ आपको लिंकिंग देंगे। तो ऑल दिस थिंग्स रिफ्लेक्ट अफ्रीकाज इंटरेस्ट इन इंडियाज ओपन सोर्स स्केलेबल पब्लिक गुड डिजिटल टूल्स। मतलब अफ्रीका का इंटरेस्ट तो है इंडिया के ओपन सोर्स स्केलेबल पब्लिक डिजिटल गुड्स में, है ना। ऑथर ने ये भी कहा है कि अफ्रीकन कंट्रीज बेसिकली डिजिटल पार्टनर्स अगर हम बन जाते हैं तो दैट इज़ समथिंग दे नीड ऑल्सो, और हमारी भी ज़रूरत है कि हम अफ्रीका के साथ अच्छे रिलेशन करें, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इन्फ्लुएंशियल है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में। तो एटलीस्ट एक एस्पेक्ट तो ऐसा होना चाहिए ना जहाँ पे हम भी उनके अच्छे पार्टनर्स के रूप में रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम चाइना को तो मात नहीं दे सकते, तो कम से कम टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में आ जाए, ठीक है ना, डिजिटल फ्रंट में आ जाए। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि ऑथर ने यहाँ पे बताई है। इसके अलावा ऑथर ने कुछ चैलेंजेस भी बताए कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस हैं कि भैया डेटा की डिवाइसेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जो कि अफ्रीका को फेस करनी पड़ती है। वहाँ पे अभी भी रूरल अर्बन कनेक्टिविटी गैप बहुत ज़्यादा है, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी इश्यूज़ भी जो बैकग्राउंड में है इनको भी दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज डिजिटल एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा जैसा वो चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। एंड इसके अलावा जैसे डिजिटल आईडी आप बनाएंगे तो आपको अभी बहुत सारा बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा डिजिटल, तो वो भी ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो लेकिन इंडिया और अफ्रीका एक नया डिजिटल रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट को डेवलपमेंट के बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। बहुत अच्छा आर्टिकल था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। गूगल्स AI मैट्रियोश्का रिस्ट्रक्चरिंग द सर्च जाइंट। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको बता दूँ ये मैट्रियोश्का जो टर्म है ये क्या होता है। ये मैट्रियोश्का टर्म जो है ये रशियन डॉल्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा रशियन डॉल्स के लिए होता है। एंड मैट्रियोश्का डॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है, इट्स अ डॉल, रशियन नेस्टिंग डॉल बोलते हैं इसको, रशियन नेस्टिंग डॉल। तो इट्स अ ट्रेडिशनल रशियन टॉय कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ वुडन डॉल्स ऑफ डिक्रीजिंग साइज। तो क्या होता है बेसिकली, लेट मी टेल यू, इस तरीके से एक बड़ी डॉल रहेगी, फिर उसके इस छोटी डॉल, फिर उससे इससे छोटी डॉल, फिर उससे छोटी डॉल, फिर इससे छोटी डॉल, फिर इससे छोटी डॉल। आप एक बार सर्च करिएगा मैट्रियोश्का डॉल्स को, तो ये बहुत महंगी आती हैं ठीक है ना, ट्रेडिशनल रशियन डॉल्स होती हैं, बहुत महंगी आती हैं, इसको देख लीजिएगा। और ये मैट्रियोश्का से क्यों कंपेयर किया जा रहा है AI मॉडल को गूगल के, उनका ये कहना है कि जो AI मॉडल है गूगल का वो भी एक AI कोर है, उसके अराउंड अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इस तरीके का ही मॉडल कुछ क्रिएट हो रहा है जिसके लिए ये टर्म यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखो लिखा है डिस्क्राइब्ड मेटाफोरिकली एट मैट्रियोश्का डॉल वेयर ईच प्रोडक्ट लेयर इज बिल्ड अराउंड अ कोर AI ठीक है ना, हर जो प्रोडक्ट लेयर है दैट इज बिल्ड अराउंड अ कोर AI। एंड गोल यहाँ पे है एक मोर इंटेलिजेंट
एजेंटिक एंड पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देना। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि क्या क्या गूगल के इस समय एआई टूल्स हैं, जैसे फाउंडेशनल एआई मॉडल्स हैं जेमिनी 2.5 प्रो जिसमें डीप थिंक आ गया है, और जेमिनी 2.5 फ्लैश जो कि एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, स्पीड ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा नए कुछ रिलीजेस हैं जिसमें इमेजन 4 है विजुअल कंटेंट के लिए, वीओ 3 है वीडियो जनरेशन के लिए, एंड लीरिया 2 है म्यूजिक जनरेशन के लिए। तो ये भी ऑथर ने मेंशन किया, तीनों नाम देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट शॉर्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट इन स्टॉक मार्केट। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, देखो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग देखो क्या होता है कि जब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, हेज फंडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बोरो कर सकते हैं, दे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ बोरोइंग स्टॉक्स, ठीक है ना। बोरोइंग मतलब उधार ले लिए, खरीदे नहीं, उधार ले लिए, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं लोग, सपोज करो अभी किसी स्टॉक एक्स की वैल्यू चल रही है 1000 पर शेयर, ठीक है ना, 1000 पर शेयर चल रही है। अब क्या करेगा एक शॉर्ट सेलर, अगर उसको ये लग रहा है कि ये एक्स फ्यूचर में कम होगा इसके प्राइस, तो क्या करेगा कि एक अपने जो एजेंट है उससे बोलेगा कि भाई मुझे 10 शेयर बोरो करने हैं, ठीक है। अब 10 शेयर बोरो किए इससे, तो इसने तो बोरो करवाए। अब ये क्या करेगा, इस 10 शेयर को सेल कर देगा तो 1000 रुपीज़ इंटू 10 मतलब 10,000 रुपये में बेच देगा, ठीक है ना। 10,000 में बेच दिया। अब एक महीने बाद जब इसका प्राइस 800 हो गया, 1000 से गिर करके, उसने सोचा भी था कि यार ये तो गिरेगा, इसका प्राइस ड्रॉप होगा। तो जब 800 इसका प्राइस जाएगा ना, 800 प्राइस जाएगा, तब ये क्या करेगा, वापस इन 10 शेयर्स को खरीद लेगा। अब 10 शेयर वापस खरीदा, लेकिन खरीदा तो केवल 8000 में, बेचा था 10,000 में, 2000 इसका प्रॉफिट हो गया। और अब ये 10 शेयर लौटा देगा, किसको लौटा देगा, जिससे इसने बोरो किए थे। तो उसको 10 शेयर लिए थे उससे, उसको 10 शेयर दे दिए, इसने अपना बीच में 2000 प्रॉफिट बना लिया। तो इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। मतलब जब आप प्राइस ड्रॉप होने की आशंका में शेयर खरीदते, पहले उस समय सेल कर देते हो और बाद में जब प्राइस गिरते हो तो दोबारा खरीद लेते हो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला न्यूज़ है, इंडोनेशिया चाइना एग्रीज टू बोल्स्टर द रिलेशनशिप अहेड ऑफ आसियान समिट। यहाँ पे आसियान की बात चल रही है। आसियान आप सबको पता है कि रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोलते हैं इसको। 8 अगस्त 1967 यानी कि 8 अगस्त 1967 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। और 10 मेंबर स्टेट्स हैं जिनके नाम है ब्रुनई दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देख लेते हैं कुछ और है क्या यहाँ पे। तो यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ मुझे नहीं दिख रही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।